नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 4 अप्रैल और आज आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले बाजार की चाल पर एक नज़र डालना आवश्यक हो गया है। जैसा एशियाई बाजार और अमेरिकी सभी मुख्य सूचकांक रेड निशान पर थे, भारतीय बाजारों ने उसी को फॉलो करते हुए बड़ी गिरावट दर्ज की। निफ्टी 50 इंडेक्स 566 पॉइंट और सेंसेक्स लगभग 2000 पॉइंट नीचे बंद हुए। एनएसई पर 252 एडवांसेस थे जबकि 1296 डिक्लाइंस थे। सबसे बड़ी गिरावट बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में थी, वहीं निफ्टी फार्मा हल्की सी बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी मेटल 7.86 और निफ्टी ऑटो 7.21% की भारी गिरावट के साथ बंद हुए। आज की गिरावट की मुख्य रूप से 3 वजहें मानी जा रही हैं। पहली वजह मानी जा रही है कि यूएस चाइना में बढ़ते हुए टेंशन जंग के खतरे को माना जा रहा है और सूत्रों से यह बात निकल कर आ रही है कि चाइना ने जानबूझकर कोरोना फैलाया ताकि वह दुनिया में इकलौती ताकत के रूप में बनकर उभरे। दूसरी मुख्य बात निकल के आ रही है कि ऑटो सेल्स के गिरते हुए नंबर और कॉरपोरेट अर्निंग के गिरते हुए नंबर का बहुत बड़ा दबाव था मार्केट के ऊपर। और तीसरी जो मुख्य बात निकल के आ रही है वो है लॉकडाउन 3.0। तीसरी लॉकडाउन का दबाव भी मार्केट पर देखने को मिल रहा है। तो ये तो रही 3 वजहें, लेकिन अगर मेरी एनालिसिस को माने और मेरे एनालिसिस के अनुसार अगर बात करें तो अभी किसी भी अंतिम निर्णय पर पहुंचना जल्दीबाजी होगा। तो फ्रेंड्स, आज के बाजार पर ये रही संक्षिप्त नज़र। जैसा कि पिछले 3 या 4 वीडियो में मैंने लगातार स्टॉप लॉस लगाने का अलार्म दिया। मदरसन सुमी, IDFC बैंक, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, वेदांता, मन्नापुरम गोल्ड लोन, इन सारी कंपनियों में मैंने बताया था कि स्टॉप लॉस आपको कहां पर लेना है। और अगर इन चीज़ों को आपको पूरे विस्तार से जानना है तो इन वीडियोज को देखें तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि हमारी रणनीति क्या थी और वो कैसे आज की तारीख में कामयाब हुई है। जिन भी व्यूअर्स ने इन वीडियोज को अंत तक देखा और इस पॉलिसी को अपनाया, वे सब के सब आज बड़े खुश हैं और थैंक्स का संदेश भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका मुनाफा आज प्रोटेक्ट हो गया है और वे आज टेम्पोररी बेसिस में एग्जिट कर चुके हैं। और फिर निचले स्तरों पर जब यहाँ से मार्केट 10-5% और करेक्ट होगा तो वहाँ पे जाके दोबारा एंट्री ले लेंगे और उनके लिए जो बाइंग होगा वो बहुत सस्ती बाइंग हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब इन बातों से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आज फेडरल बैंक के बारे में। और फेडरल बैंक के वीडियो को आप अंत तक देखना ना भूलें ताकि उसमें आने वाले समय में जो हमारी रणनीतियाँ होंगी, जो उसके एनालिसिस होंगे, उसके हर पहलू से आप वाकिफ हो सकें और उसकी एक एक बारीकियों को समझ सकें। आज 9.73% की गिरावट दर्ज रही और इसने एक नेगेटिव रिटर्न दिया। अगर एक वीक पहले अगर आप इसमें इन्वेस्टेड होते तो आज आपको 11.6% का मुनाफा हो रहा होता। अगर बात करें 1 महीने पहले की, तो अगर आप 1 महीने पहले इन्वेस्टमेंट होते तो इतनी सारी गिरावट के बाद भी आप लगभग 17% के मुनाफे में होते। और 1 ईयर की अगर बात करें तो आप देख रहे हैं कि कंपनी ने 51.24% का लॉस दिया है। अब इसके पी की बात कर लें तो पी है 7.38 और पीबी है 0.71। सेक्टोरल जो पी है वो है 30.86। तो आप देखेंगे कि आज जो ये मिल रहा है वो अपने सेक्टोरल पी के हिसाब से और अन्य बैंकों के हिसाब से लगभग चौथाई कीमत पर मिल रहा है। और इस बैंक की एक खासियत है, बैंक वैसे प्रायः इतना डिविडेंड नहीं देते, लेकिन ये बैंक आपको 2.86% का डिविडेंड देती है और सेक्टोरल डिविडेंड आप देख ही रहे हैं कि 1% से कम लगभग 0.87% है। तो अब इसमें फोरकास्टर क्या कर रहे हैं? तो ऐसी परिस्थिति में 84% एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर्स कैन बाई दिस स्टॉक। मतलब इस परिस्थिति में 84% एनालिस्ट कर रहे हैं कि इन्वेस्टर को ये स्टॉक अभी उठाना चाहिए, लेना चाहिए। अब जैसा कि आपने देखा कि 51% की गिरावट दर्ज किया है 1 साल में, तो इसके जो पीयर कंपनियां हैं और जो बैंक हैं, जैसे एक्सिस बैंक ने भी लगभग 42% का लॉस बुक किया है।
बंधन बैंक ने लगभग 56-57% का लॉस बुक किया है। तो आप देखेंगे कि लगभग सारी ही बैंकिंग कंपनियां एक साल में अपने आधे या 40% या 30% इस प्रकार से गिरावट दर्ज की हैं। और उस गिरावट का आपको पता है कि कारण क्या है। जब पूरी ही वैश्विक मंदी होगी और जब पूरा ही लेन देन बंद होगा, जब आरबीआई की मोनेटोरियम लागू होगी, बैंक के पास कहीं से पैसे नहीं आएंगे, तो निश्चित रूप से जो भी बैंकिंग सेक्टर हो या जो भी नॉन बैंकिंग सेक्टर हो, जहाँ भी फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वहाँ तो एक बार निराशा का माहौल बनेगा और वहाँ नुकसान का माहौल बनेगा और इसलिए उसके प्राइस को नीचे जाना स्वाभाविक है। तो लगभग सभी बैंकिंग सेक्टर कंपनियों की यही हालत है। आप देखेंगे कि ये बैंक पिछले 4 सालों में लगातार अपनी रेवेन्यू भी ग्रोथ किया है और अपने मुनाफे को भी बढ़ाया है। फेडरल बैंक ने अपने बिजनेस के विस्तार के लिए मोबाइल एटीएम लॉन्च किया है कि जैसे लॉकडाउन है तो लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उन्हें कैश की दिक्कत है, तो इन्होंने मोबाइल एटीएम लॉन्च किया है और हर मोहल्ले हर गली में अपने कस्टमर्स को सुविधा देने के लिए इन्होंने इस प्रकार की अभी चेन्नई और मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में ये सुविधा बनाया है। एक मॉडल बेसिस पर अगर सक्सेस होता है तो अन्य शहरों में भी ये सुविधा प्रदान करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके प्राइस मूवमेंट को अगर देखें तो प्राइस मूवमेंट देखेंगे कि पिछले 30 अप्रैल को इसने हाई बनाया था 50 रुपये 75 पैसे का। उसके बाद आज जो ट्रेडिंग सेशन शुरू होता है तो वहाँ आप देखेंगे कि ओपन होता है 46 रुपये 30 पैसे पर, एक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग था, और उसके बाद लो बनाता है 43 रुपये 70 पैसे पर और क्लोजिंग भी लगभग अपने लो के पास ही 44 रुपये के आसपास देता है। तो ये तो रही इसके प्राइस की मूवमेंट। अब इसके आरएसआई के सिचुएशन को अगर देखें तो आरएसआई का नंबर निकल के आ रहा है 39.37। नोज डाइव दिख रहा है, प्राइस में वीकेनिंग दिख रही है, प्राइस में कमजोरी दिख रही है। अब इसके एमएससीडी की बात करें तो एमएससीडी अभी तक बुलिश थी, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो बुलिशनेस के जो कैंडल्स हैं, ये कैंडल अब छोटे होने शुरू हो गए हैं, तो प्राइस में धीरे धीरे कहीं ना कहीं कमजोरी आती दिख रही है। तो हमें होप करेंगे कि इसकी प्राइस और नीचे आएगी। अब इसके कारोबार और इसके ट्रेड वॉल्यूम को देखने के लिए एनएससी की वेबसाइट पर चलते हैं और यहाँ हम ये देख रहे हैं कि लगभग 2,53,57,670 शेयर्स की टोटल ट्रेडिंग होती है और 1,13,47,665 शेयर्स की डिलीवरी होती है। 44.75% लगभग जो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है वो 45% के आसपास है। तो ह्यूज ट्रेडेड वॉल्यूम भी है और स्ट्रॉन्ग डिलीवरी है। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी अपनी बॉटम के आसपास रन कर रही है, इससे थोड़ी और आगे नीचे जा सकती है। आगे चल के डिस्कस करेंगे कि इसमें हमें अभी करना क्या है। तो उसकी एडवाइस को समझने के लिए फिर से हम एक बार इसके प्राइस चार्ट पे आ जाते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इसके जो 50 दिनों की ईएमए है वो निकल के आ रही है 56 रुपये और जो 100 दिनों की आ रही है वो 67 रुपये और 200 दिनों की निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 78 रुपये। तो अभी पहला टारगेट तो हमारा जो 50 दिनों का ईएमए है 55 रुपये के आसपास वही होना चाहिए था। और जैसा पिछले ट्रेडिंग सेशन में इसने जो ट्रेड किया था उसमें 51 रुपये के आसपास इसने हाई बनाया भी था और इसके कैंडल का पैटर्न भी बुलिश बता रहा था। तो वहाँ से लग रहा था कि ये अपने 50 दिन के ईएमए को क्लेम कर सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मार्केट में कमजोरी आई और ये एक बार नीचे की ओर फिसल चुका है। तो इसमें अब हमें आगे की रणनीति क्या बनानी है। तो रणनीति हमारी ये होगी कि हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि प्राइस में कमजोरी है, वॉल्यूम के साथ कमजोरी है, वॉल्यूम भी है कमजोरी भी है। तो आप यह देखेंगे कि यहाँ पे जब 40 रुपीज़ के आसपास जब ये आता है, जो हमारा बोलिंजर बैंड का लोअर लेवल है, वो बोलिंजर बैंड का लोअर लेवल लगभग 38 रुपीज़ 62 पैसे के आसपास है। तो जब आप बोलिंजर बैंड के लोअर लेवल की ओर बढ़ रहे हैं तो अगर मार्केट में कमजोरी रही तो अनुमान है कि वो यहाँ पर एक बार क्लेम करेगा, क्योंकि पीछे हमने देखा था 25 मार्च को कि इसने एक लो बनाया था 35 रुपये 70 पैसे का। जब ये 40 रुपीज़ से नीचे या बोलिंजर बैंड का जो लेवल है 38 रुपीज़ के आसपास जो मैंने अभी बताया, तो 38 रुपीज़ से नीचे की ओर मूव करता है या 40 रुपीज़ से नीचे की ओर मूव करता है, तो जो नए निवेशक हैं वो यहाँ से इसमें एंट्री ले सकते हैं। बिल्कुल सुरक्षित एंट्री है, क्योंकि बैंक का फंडामेंटल बहुत अच्छा है, बैंक की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है और बैंक के लोन देने का जो इनका क्राइटेरिया होता है वो बड़ा ही सुरक्षित होता है।
तो यहाँ से आप जब इसमें एंट्री करते हैं 40 रुपीज से नीचे, तो इसके नीचे लेवल जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है जो 25 मार्च का लो है वो 35 रुपया, या वहां से भी अगर नीचे जाता है तो 30 रुपये या 25 रुपये तक भी ये फाइनली नीचे जा सकता है, जैसा कि बोलिंजर बैंड का लेवल दिखा रहा है यहाँ पर आकर के। जो पीछे ये बोलिंजर बैंड का लेवल का डेट था 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल को जो इसका लेवल है बोलिंजर बैंड के लोअर लेवल का, वह लेवल निकल के आ रहा है 25 रुपया 52 पैसा। तो वहाँ पर तक इसकी प्राइस आ सकती है, लेकिन इसकी संभावना इतनी ज़बरदस्त गिरावट की अभी नहीं है। तो 40 रुपीज़ से नीचे की ओर आप इसमें एंट्री करें और धीरे धीरे स्टैगर मैनर में, एक बार में सारे पैसे न लगाएं, धीरे धीरे आप इसमें बाइंग करें और 30 रुपये तक जाए, 35 रुपये तक, जहाँ तक भी नीचे जाए आप अपने बाइंग को बढ़ाते जाएं और आप अपने पोर्टफोलियो में इसे शामिल करें। आपके लिए निश्चित रूप से ये मल्टी बैगर सिद्ध होगा। और जो निवेशक पहले से निवेशित हैं, जो ऊंचे कीमतों पे निवेशित हैं, जिन्होंने 86 रुपये 90 रुपये पे निवेश कर रखा है, वो पैनिक में आके कोई सेल न करें। बेशक अगर यहाँ से नीचे की ओर जाता है 40 रुपये से नीचे की ओर या 35 रुपये से नीचे की ओर, तो उनको एवरेज करने के लिए एक बहुत सुनहरा अवसर होगा। तो इंतज़ार करें कि नीचे जाए तो उसका भी वो लाभ उठा सकें। और जिन मित्रों ने पीछे 35 रुपये पे निवेश कर रखा है, उनको अभी भी इसमें मुनाफा हो रहा है। तो अभी भी अगले ट्रेडिंग सेशन के आने से पहले आप इसमें चाहें तो अपनी एक स्टॉप लॉस लगा लें 41-42 रुपये के आसपास, ताकि अगर यहाँ से प्राइस रिवर्सल अप साइड हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर फिर से प्रेशर बनता है अगले ट्रेडिंग सेशन में, तो आपका अभी तक जो मुनाफा हुआ है वह प्रोटेक्ट हो सके और आप टेम्पोररी बेसिस में इस अकाउंट से निकल सकें। तो टेम्पोररी बेसिस में एग्जिट होना, निकलना, ये सारी बातें जो होती हैं, कई बार कई जो दर्शक होते हैं वो ये बोलते हैं कि सर निकलना और घुसना किसी भी पोर्टफोलियो में एक महंगा सौदा है, क्योंकि खरीदने में भी पैसे लगते हैं, बेचने में भी पैसे लगते हैं। तो नीचे मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री डीमेट अकाउंट की एक लिंक दे रखी है, जहाँ केवल एग्जिट के ऊपर थोड़े पैसे लगते हैं, खरीदने के लिए कोई पैसे नहीं लगते। तो वहां जाके आप अपनी डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं और उस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर होल्डिंग्स में भी अपनी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये सुविधा अभी तक किसी ऐसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने नहीं दे रखी है जो अपने होल्डिंग में भी स्टॉप लॉस लगाने की सुविधा देता हो। तो फ्रेंड्स, ये तो रही हमारी एडवाइस, लेकिन जो कुछ भी निर्णय लेना हो फाइनली इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठ कर लें। क्योंकि पैसा है आपका, तो उस पैसे को बचाने की जिम्मेवारी भी है आपकी। तो वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।